आज का पहला, किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं बताइएगा। सभी शब्द आपस में पर्यायवाची हैं। नभ है, अंबर है, भास्कर है, गगन है। देखो नभ है, ठीक है, अंबर है, गगन है, भास्कर सूर्य का है। भास्कर किसका है? सूर्य का। बाकी तीनों किसके हैं? आकाश के पर्यायवाची। किसके हैं भैया? आकाश के पर्यायवाची हैं। आकाश को क्या कहा जाता है? आकाश को व्योम भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको व्योम कहते हैं। इसको तारापथ कहा जाता है, तारापथ याद रखिएगा। इसको अंतरिक्ष बोला जाता है, क्या कहेंगे? अंतरिक्ष कहा जाता है। शून्य कहा जाता है इसको, अंबर भी बोलेंगे, अंबर। शून्य भी कहा जाता है, शून्य याद रखिएगा। व्योम भी कहते हैं, नभ भी कहेंगे, गगन कहेंगे, अंबर कहेंगे, व्योम कहेंगे। अंबर ठीक है। अनल किसका है? अनल आग का होता है, आग का। पावक भी आग का है। अनिल जो है हवा का होता है, वायु का होता है, ठीक है। अग्नि, आग, ये किसका है? ये आग का पर्यायवाची है। पवन हवा का पर्यायवाची है, वायु का। तो आंसर कह रहा है शब्द परस्पर पर्यायवाची किसमें? इसमें है। बी वाला आंसर राइट होगा। यहाँ पे देखो ये दोनों अलग हैं, ये दोनों, ये अलग है आपका, यहाँ पे ये अलग हो गया। तो प्रॉपर तरीके से कौन से एक है? तो आप कहोगे सर ये वाले हैं। बी आंसर राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध प्रयुक्त हुए हैं, जरा बताइएगा। मतलब जिसमें सारे अशुद्ध हो। अब देखो क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो रहा है। तो द्रष्टव्य कैसे, मैं चारों को लिखता हूं, समझिएगा। चारों पांचों को, चार है ना, चारों को द्रष्टव्य कैसे लिखेंगे? आप कहोगे सर द्रष्टव्य ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे द्री बनेगा, री की मात्रा लगेगी, ये सही है। पैतृक अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, पैतृक, ठीक है। उसके बाद कह रहा है शुश्रूषा लिखना है तो कैसे लिखेंगे? शुश्रूषा, शुश्रूषा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि उच्छृंखल लिखना है तो ये ऐसे आएगा, उच्छृंखल होता है, क्या बोलेंगे? उच्छृंखल, ऐसे, उच्छृंखल ऐसे होता है। अब देखो मिलाओ कौन कौन से सही है, मेरे वाले से मिलाना, ठीक है। देखो यहाँ पे ये पैतृक गलत हो गया, ठीक है, बाकी सही है। यहां द्रष्टव्य सही है, पैतृक सही है, ये देखो शुश्रूषा गलत हो गया, ये सही है। लेकिन यहां कह रहा है सभी शब्द, देखो यहां से समझिएगा, सभी शब्द अशुद्ध है। मतलब यहां पे ये सही है, ये सही है और ये सही है, ये गलत है, एक गलत है। यहां ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। यहां पे आपके ये गलत है, यहां पे आपका ये गलत है, दो गलत है, ये दोनों सही है आपके। यहां पे द्रष्टव्य कह रहा है सभी शब्द अशुद्ध हैं। देखो द्रष्टव्य तो सही है, ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है। तो यहां पे एक ऑप्शन और लगा देता हूं मैं, ऑप्शन नंबर 5। इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। दृष्टव्य, दृष्टव्य तो सही लिखा है मैंने, दृष्टव्य सही है। बोलो क्लियर है क्या? जल्दी जल्दी आंसर करो। चलिए बहुत बढ़िया, तो दृष्टव्य तो सही लिखा है यार। हाँ, तो इसमें से कोई नहीं। अगला देखो, निम्नलिखित में से विलोम युग्म नहीं है, इसमें से कौन सा विलोम नहीं है? मधुर का कटु, निर्दय का सदय, ममता का घृणा, याचक का जाचक। आंसर बताओ, जल्दी जल्दी आंसर करो सभी लोग, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के। देखो साहब, मधुर का कटु, कटु मतलब कड़वा, मधुर मतलब मीठा। निर्दय जिसके अंदर दया नहीं है, सदय जिसके अंदर दया है। ममता मतलब आप प्रेम बरसा रहे हो, ममता कर रहे हो। घृणा मतलब नफरत कर रहे हो, बन सकता है। याचक का क्या होता है? याचक का दाता होता है, याचक का दानी भी होता है, जाचक नहीं होता। आंसर आपका डी वाला क्या बनेगा? राइट बन जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है? क्वेश्चन कह रहा है कि किस विकल्प के शुद्ध युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? इसमें से शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। आदि, आदि, देखो आदि का मतलब होता है आरंभ, ठीक है। आदि का मतलब होता है आरंभ, आदि का मतलब होता है अभ्यस्त मतलब लती, ठीक है। अभिराम मतलब सुंदर होता है, अविराम मतलब लगातार कह रहा है, तो ये तो ठीक है। अच्छा, अचल जो चले नहीं, स्थिर है। अंचल क्षेत्र सही है। अयस का मतलब लोहा होता है और आयस मतलब बदनामी हो गई, ठीक है। अभिराम का मतलब क्या होता है? सुंदर होता है, सुंदर। अविराम मतलब लगातार। तो ये मामला गड़बड़ हो गया यहाँ पे। किसमें गड़बड़ है? सी वाले में। आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट होगा। क्या सभी का सी आया है? वेरी गुड, शानदार। क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ग के सभी शब्द बादल के पर्यायवाची हैं? बादल को क्या कहते हैं बच्चा? मेघ कहा जाता है, घन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको बलाहक कहते हैं, बलाहक बोलते हैं। जीमूत कहा जाता है, जीमूत बोलेंगे। अभ्र बोला जाता है। और जितने भी जल वाले पर्यायवाची है ना, सबके पीछे दा लगा देना।
जितने भी जल वाले पर्यायवाची हैं ना, सबके पीछे धर लगा देना। जितने भी जल वाले पर्यायवाची हैं सबके पीछे दा लगा देना, धर लगा देना, ठीक है। जलद, वारिद, पयोद, अंबुद, नीरद, तोयद, नीरद, जलद, नीरद, पयोद, अंबुद, लेकिन पयोज नहीं होता, तो बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट होगा। पयोज किसका है, पयोज तो कमल का पर्यायवाची होता है। क्या पूछ रहा था, नहीं है, कौन सा नहीं है, बी वाला राइट होगा। क्लियर, क्या बात है, क्या मुजस्सिमा है। क्वेश्चन करा समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प उचित है बताइएगा। समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा वाला उचित है बताइएगा। सभी लोग आंसर करो थोड़ा सा स्पीड में, लेकिन मजा आएगा स्पीड में आंसर करोगे। जल्दी जल्दी। देखो यहां कह रहा पशु के लिए बलि नहीं होता है, पशु की बलि होता है। क्या बोलेंगे, पशु की बलि होगा, ठीक है। यानी कि यहां पे क्या है, यहां पे आपका संबंध तत्पुरुष है, ठीक है। देश के द्वारा भक्ति नहीं होती, देश के लिए भक्ति होती है। यानी कि यहां क्या है, संप्रदान तत्पुरुष है, ठीक है, तत्पुरुष। भुजंग नहीं होता है, भूमि में जन्म लेने वाला भूमिज होता है। क्या बोलेंगे, भूमिज बोलेंगे, भूमि में जन्म लेने वाला स्पेशल बहुव्रीहि समास करेंगे। यहां ये सही हो जाएगा, हथकरघा, हाथों से चलने वाला करघा, मतलब यहां पे करण तत्पुरुष होगा। क्या होगा, करण तत्पुरुष हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर, वेरी गुड। नमस्कार जी महेंद्र प्रताप। शब्द प्रकृति की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए और बताइए कौन सा होगा। असीत है, अमृत है, तत्सम शब्द है। काजू है, गमला है, देशज शब्द है। आधा है, अनाज है, तद्भव शब्द है। जेल यात्रा है, लाठी चार्ज है, संकर शब्द है। समझना थोड़ा सा, आधा और अनाज तद्भव है, बिल्कुल है। आधा का तत्सम क्या होता है बच्चे, अर्ध होता है। अनाज का क्या होता है, अन्न होता है, तत्सम, ठीक है। ये तद्भव है, राइट है, राइट है। देखो लाठी देशज शब्द है आपका, चार्ज अंग्रेजी शब्द है, दोनों मिला दिया, दो अलग अलग भाषाओं के बन गए संकर शब्द। जेल, जेल कहां का है, विदेशज शब्द है आपका, विदेशज। यात्रा कहां की है, बोलो सर यात्रा अपना संस्कृत का शब्द है। दोनों मिले तो क्या बना, संकर शब्द बन गया। असीत किसको कहते हैं, 80 को कहते हैं, 80 को, 80 को, यानी ये तद्भव है और ये तत्सम है। अमृत का तद्भव क्या होता है, अमी होता है, यानी कि ये तत्सम है, इसका मतलब ये भी सही है। काजू कहां से लिया गया है, काजू आई थिंक फारसी भाषा से आया है, अगर मैं सही हूं तो। गमला कहां का है, पुर्तगाली भाषा का है, अगर मैं सही हूं तो, पुर्तगाली भाषा का है, घर गृहस्थी से संबंधित बताया था मैंने। इसका मतलब ये कौन से है, तो आप कहोगे सर ये विदेशज शब्द है। ये कैसे हैं, आप कहोगे सर ये विदेशज शब्द है, याद रखिएगा ये विदेशज शब्द है, ठीक है। यहां क्या लिखा है, देशज नहीं होगा। क्या सभी को क्लियर है, वेरी गुड। काजू फारसी शब्द है ना, बताइएगा मुझे। किस विकल्प में लोकोक्ति और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें लोकोक्ति अर्थ एक गलत है। गुड़ खाए गुलगुले से परहेज करे, झूठा ढोंग रचना। रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई, बुरी हालत में भी अकड़ ना छोड़ना। रमता जोगी बहता पानी, यायावार जिसका कोई पता नहीं होता। यायावार मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला। प्यादे से फर्जी भयो, टेढ़ो टेढ़ो जाए। अधकचरे ज्ञान वाले से काम कराना खतरनाक है। आप बताओ आंसर क्या होगा। गुड इवनिंग जी, स्वागत है, अभिनंदन है आपका। आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी से, पेन गिरा है इस क्वेश्चन में, जल्दी जल्दी आंसर करो, स्पीड में थोड़ा सा। क्या कह रहा है देखो, गुड़ खाए गुलगुले से परहेज करे, झूठा ढोंग, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, सही है। रस्सी जल गई ऐठन नहीं की, बुरी हालत में भी अकड़ ना छोड़ना।
रमता जोगी बहता पानी यायावार, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला, जो एक स्थान पर टिक कर ना रहे। तो रमता जोगी बहता पानी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाला जिसका कोई पता ना हो। कह रहा प्यादे से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। प्यादे से फर्जी भयो, फर्जी मतलब थोड़ा सा वृद्धि मिल गई पद में। इसका मतलब जब ऐसे करिएगा, निम्न सोच के लोग, निम्न सोच के लोग, सोच के लोग जब उन्नति पाते हैं, उन्नति पाते हैं तो घमंड आ जाता है। क्या आ जाता है? घमंड आ जाता है। क्लियर है सभी को? एक बार बताओ। तो गलती कहां पे साहब? गलती यहीं पे है। आंसर क्या होगा? आंसर डी वाला राइट होगा। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है? निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है? बताइएगा। इसको इधर तोड़ता हूं, उसको उधर तोड़ूंगा, ठीक है। अनु प्लस कर्ण प्लस ईय, अनुकरणीय। आ प्लस बाल प्लस वृद्ध, ठीक है। झगड़ा प्लस आलू, झगड़ालू। आ प्लस लोक प्लस इक प्लस ता, अलौकिकता हो जाएगा। अब इधर आ जाओ। इसको दो तरीके से तोड़ते हो, एक ऐसे नी प्लस चल होगा और निस प्लस चल भी कर सकते हैं। इसको आप प्लस कीर्ति होगा, ठीक है। इसको ससुर प्लस आल होगा और इसको प्रा प्लस शासन प्लस इक होगा। अब इधर आ जाओ, इसको तोड़म फोड़ी मचाते हैं। मूल शब्द प्रत्यय उपसर्ग, मूल शब्द प्रत्यय, ये भी मूल शब्द ही है। झगड़ा मूल शब्द है, प्रत्यय आलू है। उपसर्ग मूल शब्द प्रत्यय प्रत्यय, उपसर्ग ये मूल शब्द, मूल शब्द उपसर्ग, मूल शब्द प्रत्यय, उपसर्ग मूल शब्द प्रत्यय। आंसर कौन सा हुआ? बड़े क्वेश्चन है, लेवल वाले क्वेश्चन पढ़ोगे तो समय तो लगेगा साहब, लेकिन हाँ जानकारी आपकी होगी तगड़ी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला कह रहा है कि विच्छेद का संधि विभाजन करना है आपको। क्या होगा? किसका? विच्छेद का संधि विच्छेद करना है। देखो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा, बड़ा आसान होता है। व्यंजन संधि का उदाहरण है और व्यंजन संधि का एक नियम कहता है कि मान लो इधर कोई स्वर है, ठीक है, उसका योग किसके साथ हो रहा है? छा के साथ हो रहा है। तो पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? कोई भी स्वर है, योग छा के साथ हो रहा है, तो यहां क्या होगा? स्वर का वैसे ही स्वर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई बदलाव नहीं। छा का भी वैसे ही छा रहेगा, कोई बदलाव नहीं। लेकिन इन दोनों के बीच में चा क्या हो जाएगा? आगत हो जाएगा, अपने आप आ जाएगा। ध्यान रखिएगा। शब्द यहां क्या है? बोलो सर वी प्लस छेद शब्द था। देखो यहां से वहां हलंत लगाया, यहां से ई आया, ई के बाद यहां छा आएगा, जो लिखा है ऐसे लिख दो। ये देखो यहाँ पे ई है, वैसे ही उतारेंगे, ठीक है। यहाँ पे छेद ऐसे ही लिख देंगे, छा लिखा हुआ है। इन दोनों के बीच में आधा चा आगत हो गया। ये क्या है? आप कहोगे सर ये आगत हो गया। आगत मतलब आ गया। ये यहाँ पे जो लिखा है उसको ऐसे लिख दो। अब इनको जोड़ो, जब जोड़ोगे तो ये ऐसे ही बनेगा, ये ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे आएगा, विच्छेद हो जाएगा। बात समझ पाए? नहीं समझ पाए? तो वी प्लस छेद कहाँ पे लिखा है? ये लिखा है, डी वाला आंसर हो गया। समझ में ना आया हो तो मुझे बताओ। सर मेरा शादी नहीं हो रहा है, क्या करें? मेरा एक 34 हो रहा है, मेरी भी हो गई 33, लेकिन मेरी हो रही है लेकिन मैं कर नहीं रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न संधियों में कौन सा गलत है? उदाहरण बताइएगा। किससे पूछ रहा हूं क्वेश्चन? ये भी तो देखा करो मैं क्वेश्चन किससे पूछ रहा हूं, ठीक है। आप ये भी पूछा करो मैं किससे पूछ रहा हूं, आप सोचो ना। निम्न संधियों में से कौन सा? दुखती रख पे हाथ छेड़ देते हो। नि धन प्राण निष्प्राण, नि धन धन निर्धन, नि प्लस फल निष्फल, नि धन रासा निराशा। कौन सा गलत है? ये कह रहा है नि धन प्राण निष्प्राण सही है, ठीक है। देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तीनों विसर्ग संधि। ये भी है विसर्ग संधि, ये भी विसर्ग संधि है, ठीक है। अब यहां जब इसको देखोगे, ये तो हो गए आपके, ट्रिक भी मैंने आपको बता रखी है। इधर आ जाओ, इसको तोड़ोगे नी प्लस
आशा, तब ये बनता है निराशा। बताऊं कैसे बनता है, समझो। यहां क्या है, आप कहोगे सर नी है, उसके बाद क्या है, आप कहोगे सर आशा है। अब इनको जोड़ो, तो यहाँ पे ना हलंत लगाया, देखो ना हलंत लगाया तो ई बाहर आई, ई के साथ में क्या आ गया, ये आ गया। अब एक कॉन्सेप्ट होता है कि किसी भी स्वर के साथ में अगर विसर्ग है, या ई और ऊ के साथ में यहां विसर्ग लगा है, और इसका योग किसके साथ हो रहा है, आ के साथ में हो रहा है, ठीक है, आ के साथ में हो रहा है, तो यहां पे क्या बनेगा, ये रा में बदल जाएगा। अब इनको जोड़ दो, ये ऐसे हो जाएगा, ये है तो इसकी मात्रा इस पे आएगी, ऐसे ये निराशा ऐसे प्राप्त हुआ। समझ पाए, नहीं समझ पाए, आंसर डी वाला राइट होगा। क्लियर है, फिर कमेंट आ गया भाई। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संयोजक क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। अब आपको मैंने बताया रूप के आधार पे, रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के कुछ भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आप कहोगे सर एक होता है साधारण क्रिया विशेषण, एक होता है साधारण क्रिया विशेषण, ठीक है, एक होता है संयोजक क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण, एक होता है आपका अनुबद्ध क्रिया विशेषण, अनुबद्ध क्रिया विशेषण। पढ़े हो कभी, ये तीन भेद होते हैं। बड़ा आसान है, बहुत टफ नहीं है, एकदम हिंदी सबसे आसान। अनुबद्ध क्रिया विशेषण वैसे शब्द यूज होते हैं जैसे निपात वाले शब्द यूज होते हैं, ठीक है ना। साधारण क्रिया विशेषण जो विस्मयादि बोधक के जितने भी अव्यय हैं सब यहां आ जाते हैं, वाह, हाय, ओह, ऐसे, तो ये शब्द आपके साधारण क्रिया विशेषण में आएंगे। जैसे आपने कहा वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो वाह क्या हो गया, साधारण क्रिया विशेषण हो गया। और जहां ऐसे शब्द हो, जहां आप पढ़ाओगे वहां मैं भी पढ़ूंगा, जहां आप पढ़ेंगे वहां मैं पढ़ूंगा, जो करोगे सो भरेंगे, जैसा वैसा जितना उतना, ऐसे शब्द संयोजक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। समझ पाए, नहीं समझ पाए मैंने क्या कहा। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कोई एक विकल्प गलत है, आपको गलत विकल्प अर्थात जो संबंधित शब्द का अर्थ नहीं है का चयन करना है। इसमें कौन सा होगा बताइएगा, आत्मज का अर्थ इसमें से कौन सा नहीं होता है। जल्दी जल्दी आंसर करो स्पीड में, क्वेश्चन प्यारे प्यारे से हैं, स्पीड में चलोगे तो मजा आएगा, समय से क्लास भी खत्म होगी और अच्छा भी होगा। अब आत्मज का मतलब क्या होता है, आत्मज का मतलब अर्थ नहीं है ये पूछ रहा है, तो आत्मज मतलब पुत्र का भी पर्यायवाची है। आत्मज कामदेव को भी कहा जाता है और आत्मज बेटा को भी कहा जाता है, पुत्र बेटा एक ही बात है, लेकिन आत्मज प्रेत को नहीं कहते। बी वाला आंसर होगा। तो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, इसको ऐसे देखते हुए कर देते। क्वेश्चन है कि कौशिक का अर्थ कौन नहीं रखता है, तो एक तो मुझे पता है कौशिक का मतलब क्या होता है, कौशिक का मतलब नेवला होता है, लिखा है नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। मुझे यह भी पता है कि कौशिक का मतलब सपेरा होता है, सपेरा। यार आज बड़ी कॉल आ रही है मेरे पास, कौन है भाई, हेलो, क्लास में हूँ, क्लास के बाद करेंगे कॉल हम आपसे, अभी क्लास पढ़ा रहा हूँ यार, ठीक है। हाँ हाँ, प्रणाम भैया। ये जीडी का वो आया ना, जीडी की आंसर की आई है, बच्चा एकदम परेशान है इसीलिए। हाँ क्या था क्वेश्चन, चलिए कौशिक का मतलब बताओ कौन सा नहीं होता है, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया, शानदार, बिल्कुल होता है। कौशिक का मतलब यहां पे क्या होता है, कौशिक का मतलब आप कहोगे सर विश्वामित्र भी होता है, कौशिक का मतलब यहां पे इंद्र भी होता है, सपेरा भी होता है, व्यवधान नहीं होता है। बी वाला आंसर क्या होगा, राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी में अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है। अल्पप्राण की बात कर रहा है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है, अल्पप्राण होता है। या, रा, ला और वा क्या होता है, अल्पप्राण होता है। सभी स्वर क्या होते हैं, अल्पप्राण होता है, ठीक है। ड़ा अड़ा में उच्छित वर्ण में एक अल्पप्राण होता है, ड़ा अड़ा अड़ा होता है। ये पहले इनको देख लो, 5 त्रिक का 15, उसके बाद 4 ये, उसके बाद 11 ये, अल्पप्राण वर्ण पूछ रहा है। 5 4 9 1 10 का सिफान हासिल लगा, 1 2 और 1 3, 30 हो गए। कितने हो गए, 30 हो गए। अब मैटर ये आता है यार 30 है या 31 है। अब समझो, वैसे तो यहां पे आप देखोगे जब इसको ला को भी आप जोड़ दोगे ना,
ड़ा को भी आप जोड़ दोगे इधर नीचे आकर के, देखिए इसको हटाओ यहां से, यहां अगर उत्क्षिप्त एक ड़ा भी जोड़ दोगे ये भी आता है, अगर इसके नीचे ये बिंदी लगाओगे तब ये कितने हो जाएंगे, तब ये आपका एक ये, तो 5 4 9 1 10 और 1 11 और उसके बाद 31 बनेंगे। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो 31 ही करिएगा, 30 मत करिएगा, 31 ही करिएगा। हाँ क्लियर है। चलिए अगर कभी ये कहे कि इसको हटा के तब 30 करिएगा। कह रहा कौन सा वाक्य सुसंगत नहीं है, बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है। कोई काम करने की इच्छा चरिष्णु कहलाती है, आकाश में असंख्य तारों का प्रकाश पुंज निहारिका कहलाता है, जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व कहलाता है, जो हृदय को पिघला दे हृदय द्रावक कहा जाता है। एकदम आसान है, समझने का प्रयास कीजिएगा। सर जी नोटिफिकेशन नहीं आता है, बताओ क्या करूं मैं, इसीलिए यहां से सारी क्लास अपनी हटा दे रहा हूं। मैं अपनी क्लास हटा करके ले जा रहा हूं कहां पे, अपना जो टेक्स्ट बुक वाला चैनल है 3 मिलियन वाला, उस पे। अब देखो, जो हृदय को पिघला दे उसे हृदय द्रावक कहा जाता है, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं, आकाश में असंख्य तारों का प्रकाश पुंज निहारिका कहलाता है। और वहां टॉपिक वाइज कराऊंगा। पहले कोई काम करने की इच्छा को क्या कहा जाता है, इसको चिकीर्षा कहा जाता है। क्या बोलेंगे भैया, इसको चिकीर्षा के नाम से जाना जाता है, इस बात को याद रखिएगा। क्लियर है सभी को। हाँ चलिए, चिकीर्षा या चिकीर्षा भी कहा जाता है। देखो ऐसे लिखेंगे, वैसे होता तो यही है, चिकीर्षा होता है, चिकीर्षा। कहीं कहीं पे आपको ऐसे चिकीर्षा भी मिल जाएगा, लेकिन बात एक ही है दोनों की, ऊपर वाला ही सही होता है। चरिष्णु का मतलब क्या होता है, जैसे चरिष्णु का मतलब होता है प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या कहलाती है, चरिष्णु कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, यही आंसर राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति और उसके अर्थ का युग्म सुमेलित नहीं है, बताइएगा। जिस पत्तल में जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना, मतलब कृतज्ञ होना। कृतज्ञ का मतलब होता है जो एहसान फरामोश होता है, जो उपकारों को नहीं मानता है। नाम बड़े और दर्शन थोड़े, गुण से अधिक प्रशंसा या प्रचार। जल में रहे मगर से बैर, शत्रु से बैर करना। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी स्वयं डरता रहता है। आपको बताना है इसमें सबसे आंसर सही कौन सा होगा। कमेंट करेंगे सभी लोगों को, देखूं आपका सिक्स सेंस क्या कहता है। जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना, कृतज्ञ होना, बोले सर एकदम सही है। कृतज्ञ मतलब जो एहसानों को नहीं मानता है, उन्हीं की बुराई कर रहे हैं। नाम बड़े और दर्शन थोड़े, इसका मतलब क्या हुआ, गुण से अधिक प्रशंसा, सही है। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी स्वयं डरता है, ये भी बात सही है यार। फिर ये गलत है क्या, चोर जल में रहकर मगर से बैर, शत्रु से बैर करना नहीं होगा। जल में रहकर मगर से बैर मतलब शरण देने वाले को, शरणदाता से ही शत्रुता करना, इसका मतलब ये हो जाएगा। आंसर आपका सी वाला राइट होगा। क्लियर, बिल्कुल नहीं पूछा है। कह रहा शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर गावे। ऐसे कुछ क्वेश्चन कल मैं लेकर आया था, लेकिन वहां पे ये चीज नहीं पूछ रहा था, यहां कुछ और पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर गावे। अब इनके बारे में समझाता हूं। देखो वृत्तानुप्रास अलंकार क्या कहता है, जिस पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं बच्चे, उसे कहते हैं वृत्तानुप्रास। क्या बोलेंगे, वृत्तानुप्रास। उपमा अलंकार में मैं बता चुका हूं, सा आ जाए, सी आ जाए, से आ जाए, सम आ जाए, समान आ जाए, सरिस आ जाए, ऐसे शब्द आ जाए, ठीक है। रूपक अलंकार जहां उपमेय को उपमान मान लिया जाए। उत्प्रेक्षा में मनु मानो मनो, जनु जानो जनो। अब इधर देखो, कह रहा शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर। आप देख रहे हो कि सावर्ण की बहुत ज्यादा नहीं आवृत्ति हो रही है, सावर्ण की आवृत्ति हो रही है या नहीं हो रही है, आवृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रही है।
तो यहां केवल सावर्ण की ही आवृत्ति हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहां पे वृत्यानुप्रास है, जो अनुप्रास अलंकार का एक भेद होता है। ऑप्शन नंबर इज राइट। क्लियर? क्वेश्चन अगला कह रहा है किस विकल्प के सभी शब्द आगत ध्वनि है? आगत मतलब विदेशी ध्वनि है। लोटा डिबिया खिचड़ी, खिड़की पगड़ी अंटा, कॉलेज सजा कागज, चिड़िया जूता ठेठ। तो लोटा डिबिया खिचड़ी हो गया, खिचड़ी पगड़ी अंटा हो गया, और चिड़िया जूता ढेठ हो गया, और यहीं पे तेंदुआ कर दो। ठीक है ना? बहुत सारे शब्द हैं। तो ये सब कैसे शब्द हैं? ये सब देशज शब्द हैं। कॉलेज अंग्रेजी, सजा उर्दू, कागज ये सब आपके विदेशी शब्द हैं। सी इज राइट आंसर, विदेशज हैं। कैसे हैं? विदेशज कह लो, आगत कह लो, एक ही बात है। क्वेश्चन अगला है कि समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? बताइएगा। बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौड़ होते हैं। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता और समास पद अव्यय होता है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौड़ होता है। अब कह रहा है इसमें कौन सा सही होगा? देखो मैंने परिभाषा बताई है शायद आपको। बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौड़ होते हैं, बिल्कुल सही है। अन्य अर्थ प्रधानता होती है, सही है। अव्ययी भाव में पूर्व पद की प्रधानता होती है। पूर्व मतलब पहला पद प्रधान होता है। बोले सर एकदम सही है। समास पद अव्यय होता है, समस्त पद अव्यय हो जाता है, ये भी सही है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौड़ होता है, ये गलत बात है। अंतिम पद गौड़ नहीं होता, प्रथम पद गौड़ होता है। ठीक है? और द्वितीय पद प्रधान। आंसर आपका सी इज राइट। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन कह रहा किस शब्द युग्म का अर्थ भेद क्रमशः सुसंगत है? सुसंगत नहीं है, सॉरी। निश्चल और निश्चल। तो निश्चल, निस मतलब नहीं, चल मतलब चलने वाला। तो जो चलता नहीं है, अडिग है, बिल्कुल सही है। निश्चल जिसके अंदर छल नहीं है, छल रहित। बोले सर एकदम सही है। कह रहा तुम्हारी नीयत नहीं सही है। क्या कह रहा है भाई? कह रहा तुम्हारी नीयत यार सही नहीं है, तुम्हारी नीयत गड़बड़ है। तो नीयत मतलब इरादा। कहीं ये तो नीयत है, ये तो होना ही था, ये निश्चित हो गया, सही है। इस सम का मतलब शांति होता है। इस सम का मतलब समान होता है। परिच्छद और परिच्छेद, तो परिच्छेद का मतलब क्या होता है? ये परिच्छेद एक अध्याय भी आप कह सकते हो, लेकिन परिच्छेद मतलब आवरण हो गया। तो यहां पे सीक्वेंस गड़बड़ है। डी वाला आंसर आपका राइट होगा, ध्यान रखिएगा। यू आर रॉक। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से रस के 4 अवयवों में से सम्मिलित नहीं है। अब रस के 4 अवयव कौन कौन से होते हैं? अगर आपको पता हो तो बताओ। आप कहोगे सर एक होता है स्थायी भाव, होता है, लेकिन भरत मुनि ने इसको रस का अंग नहीं माना है। एक होता है अनुभाव, बोले सर एकदम होता है। एक होता है संचारी भाव जिसकी संख्या 33 होती है, लेकिन विषयानंद भाव होता है क्या? बोले सर नहीं होता है। डी वाला आंसर राइट होगा। फिर कौन सा होता है सर? तो एक आपका विभाव होता है, विभाव। ये 4 हो गए। विभाव क्या है? ये आपको, ये 2 भेद होते हैं इनके, याद रखिएगा। एक कौन सा? एक होता है आलंबन विभाव, ध्यान से समझिएगा, काम आता है ये। एक आलंबन विभाव होता है और एक आपका उद्दीपन विभाव होता है। ठीक है? ये स्थायी भाव को जागृत करते हैं। स्थायी भाव को जागृत या तीव्र करते हैं, तीव्र करते हैं। एक होता है अनुभाव, ये क्या करता है? ये स्थायी, ये शारीरिक चेष्टाएं हैं। शारीरिक चेष्टाएं मतलब शारीरिक हरकतें। इनके 4 भेद होते हैं और ये अल्पकाल के लिए हमारे मन में विचरण करके चले जाते हैं। 4 भेद कौन कौन से? एक होता है कायिक, जानबूझकर की गई हरकत। एक होता है सात्विक, अपने आप होने वाली हरकत, चेष्टा। एक होता है आपका मानसिक या वाचिक बोलते हैं इसको, और एक होता है आहार, जिसमें आप वेशभूषा वैसे ही बना लेते हो। सात्विक के भी 8 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अतएव शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? आप कहोगे सर यहां भी विसर्ग संधि है। यहां भी क्या है? यहां भी आपकी विसर्ग संधि का उदाहरण है ये। इसमें कुछ नहीं करना है आपको। ऐसे शब्द लिखा हो जहां पे स्वर बाहर हो, आप ऐसे करिएगा, ऐसे लिखिएगा, 2 बिंदी मारिएगा, मतलब विसर्ग लगाइएगा और ऐसे कर दीजिएगा, अतः धन एव हो जाएगा। अतः धन एव हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट। बोलो क्या क्लियर है?
क्वेश्चन अगला कह रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? तंत्रिनाद कवित रस सरस राग रतिरंग और अनबूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। कह रहा अनबूढ़े, जो बूढ़े नहीं है, बूढ़े तरे मतलब अनबूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग, जिनके सब अंग बूढ़ रहे हैं। कह रहे यहां बूढ़े का मतलब तैरने की बात कर रहा है, डूबने का मतलब, बूढ़े मतलब डूबने की बात कर रहा है कि जो डूब रहे हैं वो तैर जा रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? बोलो सर यहाँ पे विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास दिख रहा है, तो ये विरोधाभास अलंकार होगा। भ्रांतिमान अलंकार जानते हो क्या होता है? जहां पे उपमेय में उपमान की भ्रांति हो जाए। एग्जाम्पल, जैसे मैंने हाथ में ये रिमोट है, हमने कहा अरे यार विनय भैया ने एप्पल का मोबाइल रखा है, अच्छा इसमें 4 कैमरे 3 कैमरे होते हैं, ये ऐसे होता है ऐसे। तो आपने देखा कि भैया आप मोबाइल को, इसको रिमोट को मोबाइल समझ बैठे और उसका वर्णन कर गए। तो जब आप उपमेय को कुछ और समझ करके उसका वर्णन कर जाते हैं तो वहां क्या होता है? बोलो सर वहां पे आपका भ्रांतिमान अलंकार होता है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, जैसे आपने सुना होगा, तब मुन्ना मम्मी के सिर पर देख देख 2 चोटी। मुन्ना तब मम्मी के सिर पर, मुन्ना तब, एक मुन्ना छोटा बच्चा है, उसने अपनी मम्मी ने उसकी 2 चोटियां बांधी थी, इसीलिए मैं मना करता हूं लड़कियों से, 2 चोटियां मत माना करो, बच्चे डर जाएंगे। तो मम्मी तब मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख 2 चोटी और भाग उठा भय मान कर कि सिर पर सांपन लूटी। मतलब 2 चोटियों को उसने सांप समझ लिया, तो चोटी में सांप की क्या हो गई? भ्रांति हो गई उसको। बात समझ में आई? जैसे और एग्जाम्पल आता है, क्या बोलते हैं, एक बड़ा प्यारा सा है, आएगा बताऊंगा यार। संदेह में संदेह हो जाए, अब ये कहते नहीं ये मोबाइल है या वो रिमोट है, समझ में नहीं आ रहा है क्या है। तो 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, पता नहीं क्या हो। तो संदेह हो गया ना, सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, सारी की ही नारी है या नारी की ही सारी है। तो सारी और नारी में संदेह हो रहा है, संदेह अलंकार। खैर अगला आ जाओ, इनमें से संबंध सूचक अव्यय कौन सा है? संबंध सूचक अव्यय के 2 तरीके मैंने आपको बताए थे कि संज्ञा और संज्ञा के बीच में, संज्ञा संज्ञा के बीच में, संज्ञा सर्वनाम के बीच में, सर्वनाम संज्ञा के बीच में, या सर्वनाम सर्वनाम के बीच में अगर कोई अव्यय शब्द आता है, अगर कोई अव्यय शब्द आता है, ऐसी कंडीशन में ये अव्यय क्या हो जाता है? संबंध सूचक अव्यय हो जाता है, संबंध बोधक अव्यय होता है। दूसरी बात, ऐसे शब्द मिलेगा के साथ, के पास, के साथ, से पहले, से पहले, से के बाद, के बाद, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे। कह रहा धन के बिना, मिल गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। उसने परिश्रम किया इसलिए वह सफल हो गया, ये क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। 2 वाक्यों के बीच में जब जैसे संयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य आते हैं ना, ऐसे ये समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। मैं घर जा रहा हूं ताकि, समुच्चय बोधक अव्यय। आंसर आपका ये वाला राइट हो गया। बताओ समझ में आया क्या? दोनों तरीके यहां देखो फॉलो हो रहे हैं। धन संज्ञा किसी सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम के बीच में अव्यय, बाकी दूसरी ट्रिक ये वाली। क्लियर है? क्वेश्चन अगला आ रहा है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह हैं? अब ये कौन नहीं बता पाएगा भाई? हिंदी वर्णमाला में कुल 2 अयोगवाह हैं। एक को क्या बोलते हैं? आप कहोगे सर एक को अनुस्वार कहा जाता है, इसका प्रोनाउंसिएशन अंग से होता है, और एक को क्या कहते हैं? एक को विसर्ग कहते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन आह से होता है, आह से आह, तो आह हो गया, इसको विसर्ग बोलते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। क्वेश्चन अगला कह रहा वाक्य विन्यास की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है, जरा चयन करो। मैंने आपको कुछ बताया था, शायद याद हो, मैंने कहा था वाक्य विन्यास कहे या पदक्रम कहे, बात एक ही है। तो जब पदक्रम या वाक्य विन्यास देखना हो तो सबसे पहली नजर आपकी कहां जानी चाहिए? सबसे पहली नजर आपकी क्रिया पे जानी चाहिए। क्यों जानी चाहिए? ये भी वाक्य बनाकर मैंने आपको बताया था। तो जहां पे लास्ट में क्रिया और सहायक क्रिया हो वही आंसर, वो आपका आंसर होगा, बाकी कट जाएंगे। अब कह रहा काल को देखो क्रिया नहीं है लास्ट में, जबकि लास्ट में क्रिया होनी चाहिए, ये कट गया, काट दो। विधि का यहां विभक्ति है, ये भी क्रिया नहीं है, इसको भी काट दो, कट गया। अब कह रहा जा सकता है, और जा सकता है क्रिया है भैया। अब पढ़ो, तो ये ऐसे सबसे पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, उसके बाद क्रिया आती है। ठीक है? अब देखो, मतलब उद्देश्य फिर विधेय। जीवनी विधा का स्वातंत्र्योत्तर काल को उत्कर्ष काल कहा जाता है। जीवनी विधा का स्वातंत्र्योत्तर काल को उत्कर्ष काल कहते हैं। स्वातंत्र्योत्तर काल को जीवनी विधा का उत्कर्ष काल कहा जाता है। आंसर बताओ कौन सा सही होगा? सभी लोग कमेंट करो स्पीड में, अपना अपना दिमाग लगाओ, उसके बाद बताना। देखो, जीवनी विधा का स्वातंत्र्योत्तर काल नहीं,
इसको पढ़ो, स्वातंत्रोत्तर काल को जीवनी विधा का, जो स्वातंत्रोत्तर काल है ये जीवनी विधा का उत्कर्ष काल कहा जा सकता है। ये बात सही हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर वदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस होगा बताइएगा, कौन सा छंद होगा ये बताइएगा। अब कह रहा है रोला है, सोरठा है, मालिनी है, चौपाया, 30 क्वेश्चन कराऊंगा केवल। तो यहां क्या कह रहे हैं, जो सुमिरत सिद्धि होय। अब कैसे जानोगे, देखो रोला में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, सोरठा में ये दोहे का उल्टा होता है, प्रत्येक चरण में पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। आओ जरा गिनते हैं। देखो यहां दो, जहां दीर्घ स्वर लगा हो 2 मात्राएं, जहां लघु स्वर लगा हो 1 मात्रा। 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी है, यहां से यहां तक 11 मात्राएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितनी है, 13 मात्राएं। 11 और 13, सोरठा बन गया, आंसर राइट हो गया बी वाला। समझ पाए नहीं समझ पाए, समझ पाए नहीं समझ पाए। क्वेश्चन कह रहा कि श्री पुनीत जी शर्मा भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद हैं, आप इतिहास पढ़ाते हैं, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम कौन सा है। निजवाचक सर्वनाम में मैंने क्या बताया, जहां भी अपने आप का भाव है, जब कोई करता कोई भी काम अपने आप करता है, जहां स्वयं आ जाए, जहां खुद आ जाए, जहां स्वतः आ जाए, ऐसी जगहों पे क्वेश्चनवाचक आप जानते हो। कह रहा श्री पुनीत जी शर्मा, इनके बारे में बात कही जा रही है, भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद हैं। अब कह रहा आप इतिहास पढ़ाते हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि श्री पुनीत जी शर्मा भारत के जैसे मैंने कहा यार नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है ना, सुप्रसिद्ध प्रधानमंत्री हैं, और आप इतिहास नहीं, आप भाषण बहुत अच्छा देते हैं, आप बहुत अच्छे वक्ता हैं। तो हम आपस में बात कर रहे हैं, बात किसकी कर रहे हैं आप, मतलब तीसरा कोई बंदा है। तो यहां क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। अच्छा पुरुष में कौन सा होगा, तो यहां पे ये जो आपका प्रयोग किया गया, ये अन्य पुरुष के लिए किया गया, ध्यान रखना, ये अन्य पुरुष के लिए किया गया है, तो ये अन्य पुरुष में आएगा, मध्यम नहीं मत करिएगा, वैसे हम मध्यम में आता है। विलोम युग्म की दृष्टि से अनुचित विकल्प कौन सा है बताइएगा। गेय का अगेय, अक्षम्य का अक्षम्य, आश्रित का निराश्रित, छत का विक्षत। स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दो अपनी, जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाओ भैया। गे गाने योग्य, अज्ञेय जो गाने योग्य ना हो, क्षम्य क्षमा करने योग्य, अक्षम्य जो क्षमा करने योग्य ना हो, आश्रित जिसे आसरा दिया गया, और निराश्रित जिसका कोई आश्रित ना हो। छत और विक्षत दोनों का विलोम क्या होगा, दोनों का विलोम अक्षत होता है, छत विक्षत अक्षत। डी इज राइट आंसर, ये एक दूसरे के पर्यायवाची, ठीक है।